आप मैंने कल आपको असाइनमेंट भेजा था, आप देखो। दैट वन जो ग्लास मिट्टी वाला था वही ना, तो क्लास के टाइम पे ही भेज दिया था। टिकी टेस्ट। टिक की टेस्ट, हाँ हाँ देखा मैंने, दैट वाज नाइस। कितने सेकंड्स आया? 6 seconds. Okay, 6 seconds means clay is less and probably sand or silt is more. वो सॉइल में टाइम ज्यादा ही था ना, परसेंटेज में भी 11%। हाँ, 11% clay and rest of it was sand. Not rest, but हाँ, a lot of it, 66%. ओके, पर वो जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें मेसन जार टेस्ट तुमने लिखा और फिर उसके बाद उसमें वो फोटो लगाया क्या? एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिया, लिखा, फोटो पेस्ट किया अच्छा, और फिर उसमें प्रिपेयर कैलकुलेट किया। ओके, ठीक है। तो अभी हम पहले रिव्यू करते हैं जल्दी से एंड देन वी विल गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। पुनरावलोकन, पुनः, अरे यार ये क्या है? पुनरावलोकन। तो today we can extend as long as you all the attendees have time. So that way anybody who wants to go for the match they can start. Usually शुरू का तो थोड़ा slow रहता है, तो we can take some time और थोड़ी चीज़ें जो बचेंगी उनको हम एटलीस्ट प्रीव्यू करेंगे एंड फिर आगे की जो सेशंस होंगे मंथली उनमें भी हम कवर कर लेंगे। ओके, बट आई एम थिंकिंग कि कंप्लीट हो जाना चाहिए व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर, तो विल सी। चलो रिव्यू। तो एनीथिंग दैट यू रिकॉल और यू फाइंड यूजफुल? we spoke about line, उसका cycle, how it becomes quick climb and then slake line, and its properties, stone ka properties, omai ka properties, bamboo, wood, jaggery, methi, turmeric, husk, which what can be used कहाँ पे, किसका क्या strength है, and अंत में ash के बारे में हमने discuss किया। तो सारा materials खत्म हो गया था। Yes, and there was one more material remaining which we are going to just write because it's not too much. That is gond, gum. Gold, okay. We did not discuss that yesterday. It's in our complete sheet जो मैंने completeness के लिए आगे रखी है, which is on this next page. So you can see here कि there must be gum somewhere, and if it is not, we will add it here also. Gum. I thought it What's was Bhusa is gomai. which one? भूसा का क्या मतलब है? Musa is husk. This ओ one. हस्को, ओके ठीक, चलो कंटिन्यू। इसको एक्चुअली लाइन कर दूंगा मैं तो probably it will be like you can see the meanings also if you want. हाँ, that is a good idea. ठीक है, तो गोंद is one more additive which we mix into almost everything, mainly plasters and Hello. masala.
नमस्ते हेलो। दीपक जी। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। तो थोड़ी आंखें खोलिए तो फिर दिखेगा। क्योंकि रंजना जी को तो दिख रहा है मेरे ख्याल से। आप ओके ओके। किससे फोन पे हैं या किसी डिवाइस? फोन पे हूँ, कल भी फोन पे ही था। तो ऐसा राइट स्वाइप कीजिए, लेफ्ट में मतलब राइट से लेफ्ट स्वाइप कीजिए, शायद आ जाएगा। Plaster sand, sorry, I missed that point. कहाँ पे यूज तो होगा? gum you will mix in almost everything. Plasters, masala, which is your mortar, paint, everything. So even if you are with, यदि आप ईंटें बना रहे हैं with the मिट्टी, तो ईंट के मिक्सचर में भी सिमिलर टू व्हाट यू डू विथ गुड़ का पानी, मेथी का पानी, हल्दी का पानी, सिमिलरली गम का पानी, बट ईच ऑफ देम हैज अ टाइम टू सोक। तो मतलब जैसे गोंद को आपने भिगाया तो 2-3 दिन तक उसको भिगा के छोड़ दो, एंड आपका जो पानी आता जाएगा दैट यू कैन कीप यूजिंग। तो समटाइम्स कभी कभी वो दो दो बार 3 बार भी आता है गोंद का। सो यू फिल अ बकेट विद से 1 kg ऑफ गम एंड उसके ऊपर पूरा पानी भर दो। फिर जो काम चलेगा उसमें वो बकेट में से थोड़ा थोड़ा पानी लेके मसाले में मिक्स करते जाओ। वंस दैट इज ओवर, या फिर व्हेन जो थोड़ा कम हो गया, जैसे हाफ बकेट तक पहुंच जाएगा, तो उसमें फिर से और पानी भर दो। Okay, got it. राइट तो वो एंड जब भी पानी भरते हैं तो देन यू डिप योर हैंड एंड थोड़ा उसको ऐसे Mix. ऐसे मिक्स कर दो हाथ से, तो वो चलता रहता है। इट इज वेरी यूजफुल। तो दैट आल्सो गिव्स यू एडिशनल बाइंडिंग, थोड़ा और चिपकने वाली क्षमता देता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स जो अपन को याद आ रहा है? नमस्कारम। अरे कल्पेश जी भी आ गए आज, तो मुझे लगा दीप्ति जी ज्वाइन हुई। नमस्कारम कल्पेश जी। हाँ बोलिए बोलिए रंजना जी, जीतू जी। और कुछ बचा जो हमने कल किया है जो आपको याद आ रहा है? नहीं, बस ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो स्लेक्ड लाइम हम बोलते हैं, विच इज डिप्ड इन वाटर, पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, दैट इज द लाइम जो हमको यूज करना है मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में। इवन फॉर ईटिंग, खाने के लिए भी वही वाला यूज करते हैं जो स्लेक्ड लाइम होता है। तो दैट इज द मेन लाइम, बट इट इज अ टेम्पररी स्टेट, राइट। तो इसके लिए उसको अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो यू बाई द कली चूना, देन यू डिप इट इन द वाटर, एंड आफ्टर 3 days फिर वो आराम से आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नाइस। तो इफ नथिंग इज रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू। कुछ और याद आ रहा है? कोई भी प्रश्न होगा तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, या फिर आगे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अब तो आप परिवार में आ चुके हैं। तो अब मैंने एक और ये पेज बनाया है, तो हमने जो अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पहले भी लिखा है ऑन फ्यू पेजेस बिफोर लाइक दिस एंड हियर, तो हमने उसको यहाँ एक समरी टाइप से इधर भी लिख दिया है। तो मैक्सिमम थिंग्स आर ऑलरेडी हियर। अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो आई विल स्पेसिफाई। सो व्हेन यू आर वर्किंग विथ लाइन, this is useful to do. Use a goggle or some chashma on your eyes to save the eyes. So even if you are having labor to do your work, यदि मजदूर भी काम कर रहे हैं तो उनको भी आप चश्मा लेके दे दो, प्लास्टिक का या कोई भी सादा चश्मा which is not having any power, और gloves because it can affect hands and legs, मतलब any part of the skin, किसी भी part में वो असर कर सकता है। तो gloves भी use करिए, and boots. Boots is more useful when you are doing things in a
फॉरेस्ट काइंड ऑफ प्लेस या फिर डेजर्ट है और पैरों को भी सेव करना है तो बूट्स आर यूजफुल, बट आईज एंड हैंड्स को डेफिनेटली बचाना है विथ फ्रॉम लाइन। एवरीथिंग एल्स इज इट्स नॉट, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल बिल्डिंग का जब हम स्कोप देखते हैं तो व्हेन यू थिंक ऑफ नेचुरल बिल्डिंग व्हाट ऑल कैन यू थिंक ऑफ? इज इट जस्ट द बिल्डिंग और समथिंग मोर? हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं बिल्डिंग, दैट इज द मेन थिंग, बट एनीथिंग एल्स? Dams वगैरह also I think they have constructed using natural building, no? Dams, yes, correct. Anything else? Similar to dams, you can call out lakes, ponds. Ponds. Little hills, छोटी पहाड़ी। तालाब, पहाड़ी, डैम है, बांध, और ये है भवन। और कुछ? तो हम थोड़ा आगे देखते हैं जल्दी से। तो नेचुरल बिल्डिंग का जो स्कोप है इसमें हम इकोलॉजी को कंसीडर करते हैं, विच मीन्स सन, विंड, एयर, आजू बाजू की plants and trees. So if you have good, otherwise we will plan to have some plants and trees around your house. Animals, birds. तो जब हम plants and trees consider करते हैं तो usually animals and birds are related to this. तो if you have or if you अच्छे से आपने पेड़ पौधे लगाए तो पेड़ पौधों पे चिड़िया, कीड़े मकोड़े, जानवर कुछ ना कुछ पक्का आएंगे, विच इज नाइस। जो यदि वो आते हैं इसका मतलब है कि आप सही में नेचुरल जगह पे रह रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो ये सब कंसिडर करते हैं। सन, एयर तो यहाँ पे हो गया इकोलॉजी में। वाटर, तो हम वाटर बॉडीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो अभी अभी हमने लिखा कि लेक्स, डैम्स, पॉन्ड्स। तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द स्पेस दैट इज अवेलेबल टू अस, हम कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड प्लान करते हैं। तो आई वो हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, वो छोटा सा एक पॉन्ड हो सकता है जिसमें बत्तख होगी, मेंढक होंगे, छोटे मोटे जीव होंगे, मछलियां रख सकते हैं बच्चों के देखने के लिए या खेलने कूदने के लिए। एंड यदि बड़ा है तो फिर तो डेफिनेटली उनमें ये सब भी होगा, प्लस इट इज यूजफुल फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो आप देखेंगे कि यदि ऐसा पॉन्ड या कुछ क्रिएट किया है घर के आसपास तो खूब सारी प्यारी प्यारी चिड़िया और भी जीव जंतु वहां पे आते हैं पानी पीने के लिए, कभी आराम कर रहेंगे बैठ के। और एक और बड़ी चीज है वास्तुशास्त्र। तो when we are building naturally, because of ecology consideration and sun, air, plants, animals, birds, सब कुछ consider करते हैं, because of that it automatically involves a study of शास्त्र। हमारा शास्त्र है, भारतीय शास्त्र है, वास्तु का शास्त्र है, और वो यही सब चीजों को एक अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से दिखाता है कि हाउ टू यूज द सन, हाउ टू यूज एयर, किस दिशा का क्या महत्व है, क्यों है, और उसका क्या लाभ होता है। तो दिशाओं का जो विज्ञान है वो हम वास्तुशास्त्र में समझते हैं, और बहुत ही रोचक विज्ञान है। इसके बारे में हम जैसे जैसे हम अपने आगे के सेशंस जब लेंगे इस ट्रेनिंग के बाद, जैसे जैसे महीने में एक बार हम मिलेंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो हम उसमें ये भी चर्चाएं करेंगे। वास्तु में भी बहुत कुछ है जो सीखने योग्य है। मुख्यतः दिशाओं का ज्ञान है कि किस दिशा से क्या होता है, किस दिशा से सूर्य निकलता है, फिर कहाँ से कहाँ जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आर्किटेक्चर, जो रंजना जी और जो लोग भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो तो ज्यादातर समझते हैं, बट बाकी लोगों को भी समझ में आए तो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि घर तो लगभग हर कोई बनाता है या फिर कहीं ना कहीं रहता है।
तो जहाँ भी अपन रहे वहाँ का हमको समझ में आए कि कैसे हो रहा है सब कुछ, तो बहुत ही लाभकारी है। तो ये हमारा स्कोप है अभी के लिए फॉर नेचुरल बिल्डिंग, विच मीन्स एवरीथिंग। आप आसपास देखिए और कोई भी चीज आपको नजर आएगी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूरज, हवा, सब कुछ नेचुरल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के तत्व, तो ये हम 2 दिन में 2-3 बार बात कर चुके हैं और अच्छे से इस पे हमने प्रयोग भी किया। गेंद वाला बोतल परीक्षण हमने किया है, गेंद वाला परीक्षण किया है, जिसको हम इससे मिलता जुलता एक टेस्ट है जो टिक्की वाला टेस्ट है, वो रंजना जी ने तो अपने टेस्ट के रिजल्ट्स डाले भी हैं। जीतू जी आप डाल पाए? आपने भेजा था क्या? He is also sent. अच्छा, ठीक है, गुड। तो वो भी हम देख लेंगे। तो आपको वहां पे समझ में आया जीतू जी, कितने देर का आया, आपके कितने सेकंड्स आए? तो उससे हाँ आपको वो मैंने लिखा है ना सर, आफ्टर से 8 काउंट्स इट फेल डाउन सर। अच्छा, तो आपके वाली मिट्टी में भी रेत या सिल्ट ज्यादा है, इसका मतलब है अच्छा क्ले की मात्रा थोड़ी कम है। तो जैसे 8 सेकंड आया, तो मतलब 8% के आसपास हम हाँ मान सकते हैं कि लगभग 8% है। और जबकि अपन को चाहिए 20% से थोड़ा ऊपर, 20 से आगे रहे तो अच्छा है, 20, 25, 30, 35 वो अच्छा रहता है। तो इसका मतलब है कि जब अपन उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी रेत की मात्रा हम या तो कम करेंगे, और ज्यादातर थोड़ा बढ़ाना ज्यादा सरल होता है। तो मान लो आपने अपन ने उसमें तालाब की मिट्टी या और हम अपनी मिट्टी में भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अपन ने अपनी मिट्टी ली, उसको छन्नी में से निकाला, पतली वाली छन्नी में से, तो अब आपके पास नीचे क्या आ गई? क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, अब फिर से आपकी ओरिजिनल मिट्टी लीजिए, नॉर्मल, और उसमें ये वाली क्ले मिला दीजिए। तो बस आपकी क्ले की क्वांटिटी बढ़ गई। अब इसको फिर से टेस्ट करके देखिएगा, ये वाली में जैसे ही मिलाया तो। समझे ना जीतू जी, रंजना जी, कल्पेश जी? अभी Yes, got it. है ना? तो इस तरह से आप खुद की मिट्टी से भी कंपोनेंट्स कम ज्यादा करने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। एंड आप बाहर से भी ले सकते हैं, इफ यू वांट कि बाहर से लेना है दूसरी मिट्टी, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी बना रहे हैं वहीं की मिट्टी ज्यादा से ज्यादा यूज करें, एंड इफ रिक्वायर्ड आप बाहर की ले सकते हैं। उसमें थोड़ा गोबर मिलाएंगे तो उससे भी वो क्ले टाइप का जो एक चिकना वाला कंटेंट है वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे मिक्स करते हैं उसको आपको फिर से एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो बेस्ट चीज है कि टेस्ट करते समय ना आप उसी मिट्टी का वो मिक्सचर बनाया और उससे एक ईंट बना लीजिए या फिर एक बॉल बना लीजिए। ईंट या गेंद, तो अब ये चीजें जो है किसी ना किसी काम में आ जाएंगी। मतलब ईंट बनाई तो आपकी टेस्टिंग ये भी हो जाएगी कि ईंट बन कैसी रही है, अच्छे से बन रही है। फिर उसको 5-6 दिन सूखने में लगेंगे, 5-6 दिन सूखने दो, ठीक है। और फिर वो ईंट आपको कहीं भी काम में आ जाएगी, आगे के जब कंस्ट्रक्शन आप करेंगे तो वो यूजफुल रहेगी। तो इससे आपकी टेस्टिंग भी कंफर्म हो जाएगी कि अच्छा क्ले अपना अपन ने कितनी क्ले मिलाने से कैसा बना, और कंफर्मेशन भी हो जाएगा। और अब एक और टेस्ट है यहाँ पे, ये नली परीक्षण। इसको हम पाइप टेस्ट भी बोलते हैं, कई लोग इसको सिगार टेस्ट भी बोलते हैं। तो हमारे उंगली के जैसा, लाइक अवर फिंगर, उंगली के जैसा आप मिट्टी का रोल जैसा बनाएंगे। ठीक है, आपने ऐसे रोल बनाया मिट्टी का, मड रोल, लाइक फिंगर। ठीक है, अब उसको एक साइड से पकड़ लो। तो हमने एक लेफ्ट साइड से होल्ड कर लिया, सिर्फ यहाँ तक पकड़ा, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं इधर तक पकड़ा। अभी वो बाकी जो है थोड़ा हवा में लटका हुआ है,
तो अब आपको देखना है कि कितना पकड़ने पे वो गिरता है। तो अब शुरू में आप यहाँ पे पकड़ेंगे, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं राइट साइड में, आप यहाँ से चालू करेंगे और धीरे धीरे अपनी उंगलियां पीछे खिसकाते जाएंगे कि ओके होल्डिंग। स्क्रीन में क्या हुआ? क्या हुआ जीतू जी, अभी भी नहीं दिख रहा? ओके, तो आपने इधर से होल्ड किया पहले, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हाथ है, दिस इज वेयर योर हैंड इज। दिस फिंगर, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन ऑन द राइट साइड, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाली लाइन से स्टार्ट कीजिए, दिस इज फर्स्ट होल्ड, ठीक है। फिर थोड़ा पीछे जाइए, जितना पीछे जाते जाइए, एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये जो आगे का पोर्शन है ये गिर जाएगा नीचे, ठीक है। जो गिरा, जो पोर्शन गिरा उसको चेक कीजिए कि वो उसकी लेंथ कितनी है। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलन पोर्शन। ये फिंगर टेस्ट के लिए, तो ये जो लेंथ है, इफ इट इज बिटवीन 2.5 to 4 इंचेस, 2.5 inches to 4 inches, then your mitti is suitable for construction. So this is also a quick test, जल्दी से हो जाता है। तो टिक्की टेस्ट और दिस फिंगर टेस्ट और सिगार टेस्ट, पाइप टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये वाले आप जल्दी से कर सकते हैं। एंड देन टू कंफर्म द परसेंटेजेस यू शुड डू द बॉटल टेस्ट। So you can consider these as first, then second, then third. All right, so now we will move ahead a little more. यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप अवश्य बोल सकते हैं। अब एक चीज हम देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम पुराने समय में हमारे भारत में जो इतने हजारों मंदिर, किले सब बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, बहुत सारे राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, आप जिस राज्य का नाम लीजिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सब जगह किसी न किसी तरह के पुराने समय के, हजारों साल पहले के मंदिर, महल, किले, बहुत कुछ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा साइड में थोड़े कम दिखते हैं, लेकिन ढूंढने पे मिल जाते हैं, कई गांवों में आपको मिल जाएंगे। तो वो सब जो लोग बनाते थे, आज उस समय उनको स्थपति कहते थे। स्थपति एक संस्कृत शब्द है जो आज भी आप बिल्कुल उपयोग करते हैं, हम तो उपयोग करते ही हैं। तो उसका अर्थ आर्किटेक्ट से, मतलब आज के जीवन में जो आर्किटेक्ट हम समझते हैं उससे थोड़ा ज्यादा है। अभी हम देखते हैं कि वो क्या है। हम, कोई गैस करेगा कि उसको क्या क्या करना, क्या क्या हो सकता है, कि उसको क्या क्या करना आना चाहिए स्थपति को? मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, प्रोसोडी करके एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कविता और गीत की तरह से बातें कर सकना या उसको लिख सकना। तो वो एक कवि कह सकते हैं, कवि भी है। अब हम इन चीजों को एक्चुअली थोड़ा और देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो एक डिग्री है आर्किटेक्चर की, बिल्कुल ठीक है, उपयोगी है। फिर आप डिजाइन करते हैं, आप फिजिक्स समझते हैं, आगम शास्त्र समझते हैं,
ध्वनि का विज्ञान समझते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है इधर से उधर, जो अभी हम प्रोसोडी की बात कर रहे थे। फिर आप ज्योतिष को समझते हैं, ग्रहों की स्थिति को समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी, तो कहाँ पे कौन सा ग्रह जा रहा है, वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो उन ग्रहों की स्थिति के कारण हमारी पृथ्वी पे या जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ज्योतिष है, तो वो भी समझते हैं। अब अगले प्रश्न पे देखते हैं कि और भी कुछ है क्या। तो अब देखो कि ये एक्चुअल लिस्ट है जो पहले के स्थपति लोग इन चीजों को जानते थे, समझते थे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, डिफरेंट रिलीजन्स, फिलॉसफी, उनकी एटिमोलॉजी, मतलब किस चीज का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कौन सी चीज कहाँ से आई। फिर फिनेटिक्स, मतलब ये वही ध्वनि वाला है। प्रोसोडी जो अभी मैंने बताया कि कविताओं और गीत वाला। फिर म्यूजिक, एक्चुअली गाना, संगीत, सर्वे करना, किसी जगह को देख के समझना। सिविल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड लाइट इंजीनियरिंग, तो प्रकाश किस तरह से इधर से उधर जाता है, उसका कैसे उपयोग हो सकता है। प्रोसेस बना पाना कि पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, तो मतलब एक प्लान करके कोई भी चीज योजना बना के उसको काम करना। फिर साउंड इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग, युद्ध का शास्त्र है। फिर ज्योग्राफी, अलग अलग जगहों पे कैसे काम होता है, तो कहीं पहाड़ ज्यादा है, कहीं नदी है, कहीं पे नरम मिट्टी है, कहीं पे कड़ी मिट्टी है, कहीं पे जंगल है। तो ये ज्योग्राफी भी एक विज्ञान है जो उनको समझना है। जियोलॉजी, ये भू विज्ञान है जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं, भूमि का विज्ञान। फिर इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, मटेरियल्स मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, डिफरेंट कंट्रीज की हिस्ट्री जो इतिहास है। एपिग्राफी, ये लिखने का साइंस है, अक्षरों का साइंस, तो आप कहाँ पे कैसे चीजें लिख सकते हैं। कैलीग्राफी, अक्षरों को ज्यादा सुंदर बनाना। तो एपिग्राफी एंड कैलीग्राफी थोड़ी रिलेटेड चीजें हैं, बट थोड़ा अंतर है। फिर एनिमल इंस्टिंक्ट्स को समझना कि जानवर कब कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, पशु पक्षी, उनकी भाषा किसी किसी लेवल पे समझ पाना। तो जैसे आपको बिल्ली है या कुत्ता है, तो जब उनको भूख लगेगी तो कुछ वो विशेष चीजें आपके आसपास आके करते हैं जो भी उनके साथ में होते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा उसको भूख लगी है। तो इस तरह की चीजें, एनिमल्स की इंस्टिंक्ट्स समझना। और फिर फाइनली पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, मूर्ति बनाना, चित्रकारी करना, इन सब को समझना। तो ये आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं जो एक स्थपति जो है जानता था या जानती थी। तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बट स्थपति होना एक बहुत मजेदार चीज है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी सारी चीजें वो लोग कर सकते थे। तो और आज हम देखेंगे तो हम भी धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को समझते जा रहे हैं। जैसे अब हम जियोलॉजी के बारे में बात करने लगे हैं, ज्योग्राफी हम उपयोग करते हैं, साउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत उपयोग करते हैं, लाइट के बारे में हम डेफिनेटली उपयोग करते हैं घर बनाते समय, गणित का उपयोग होता है कई सारे कैलकुलेशंस में। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेफिनेटली ये वास्तु, ये शास्त्र यदि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वास्तु शास्त्र में आपको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गणित, फिलॉसफी, साउंड्स, बहुत सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो बड़ी उपयोगी चीज है। पर ये अच्छी खासी लिस्ट है जिससे हमको दिख रहा है कि कितने अलग अलग, और ये अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग होता था। तो अब यदि आप अयोध्या में देखेंगे तो एक तरह से मंदिर बना है, तमिलनाडु में जाके देखेंगे या महाराष्ट्र में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, या और भी जगह, उड़ीसा है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तो हर जगह आपको कला की, और जिस तरह से वो बना रहे हैं, उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं, उनकी तरीके अलग अलग हैं जिस तरह से वो बनाते थे। तो बहुत ही रुचिपूर्ण क्षेत्र है इसको समझना और करना। और इसलिए भी क्योंकि ये हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे, और सिर्फ मनुष्य जीवन से नहीं, पूरे पृथ्वी पे जो जीवन है सभी के लिए, सभी से जुड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह की नेचुरल बिल्डिंग्स होती हैं। तो आपको कोई भी तरह की नेचुरल बिल्डिंग्स पता है तो मुझे बताइए, और फिर हम उनको लिखते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नेचुरल बिल्डिंग के मेथड्स के टाइप्स, तो ये हम यहाँ पे तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आप बिल्ड करते हैं। तो
क्या हम सीधे मिट्टी उठा के सीधे जमीन पे रख के बनाना चालू कर देते हैं, या फिर हम उसके लिए कुछ और करते हैं, तो वो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलो तो कुछ तरीके लिखते हैं, बताइए। जीतू जी, रंजना जी, दीप्ति जी आज नजर नहीं आ रही हैं, आशा है कि उनको याद हो, बट ठीक है, नहीं तो बाद में उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर। Wooden structure by using wood as a method of building. लकड़ी, ठीक है, तो लकड़ी से कोई उसकी टेक्निक का नाम आप बताना चाहेंगे या फिर Bamboo house आप हो सकता है ना सर? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूँ। और साथ में दीप्ति जी का नंबर है क्या किसी? ठीक है, रुकिए मैं ही कॉल करके देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो भूल गई हूँ। चलिए तो मैं तब तक यहाँ लकड़ी वाला लिख देता हूँ। लकड़ी या बांस का घर, तो ये किस तरह की जगहों पे आप बनाएंगे? Where there is less rainfall. कम वर्षा और आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये, कृपया थोड्या वेळाने। अभी तो कॉल नहीं उठा रहे, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ बारिश कम है और Skilled person अगर नहीं मिल रहे, there is a it is in a forest or something like that and you don't have skilled persons. वन क्षेत्र में है तो ये अवश्य बना सकते हैं, क्योंकि एक चीज अवश्य है कि जिस जगह पे आपने बांस का या लकड़ी का घर बनाया है, तो वो जो है आपकी गर्मी और सर्दी से बहुत ज्यादा रक्षा नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वन क्षेत्र यदि है तो ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ रही हो, लगभग बराबर सा तापमान रहता हो सब जगह पे, तो ये घर उपयोगी है, क्योंकि वो रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि रक्षा करनी है तो फिर हमको उसको मिट्टी से कवर करना उपयोगी होगा, क्योंकि फिर वो तापमान अंदर यदि हमको मेंटेन करना है बाहर की तुलना में अच्छा तापमान, तो मिट्टी पत्थर इनका उपयोग करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे तापमान लगभग बहुत ज्यादा बदलता नहीं, बराबर रहता है, तो मान लीजिए ऐसे मैं लिख देता हूँ ±5 डिग्री सेल्सियस, इतना ही यदि रहता है तो ऐसे में लकड़ी का या बांस का घर बनाया जा सकता है, चलेगा, मतलब वो भी चलेगा। और कुछ और कोई टेक्निक? मिट्टी का घर। हाँ, तो मिट्टी का घर जब आप बोल रही हैं तो क्या टेक्निक बोल रही हैं? मतलब सीधे मिट्टी को उठा उठा के एक के ऊपर एक रखा, वो बोल रही हैं? तो बहुत सारी है सर, ठीक है, एडोबी और हाँ, तो अभी मैं पहले मिट्टी के गोले की मदद से बोल देता हूँ, तो आप जैसे ऐसे गोल गोल बनाते जाते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से पटकते हैं, तो वो अच्छे से एक दूसरे से चिपकते जाते हैं एंड आपकी अच्छी खासी बढ़िया मजबूत दीवार बन जाती है। तो इसको इंग्लिश में कॉब बिल्डिंग भी बोलते हैं, हिंदी में हम मिट्टी के गोले या सिंपल मिट्टी का घर कह सकते हैं बिल्कुल आराम से। ज्यादातर गाँव में आप देखेंगे कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, ये वाले मतलब सीधे मिट्टी उठाई और एक के ऊपर एक रखना चालू किया, जितने हाइट तक आपको लगा कि उतने तक चाहिए वहां तक बनाया, फिर ऊपर से लकड़ी की छत बना के उसको कवर कर देते। तो एक सिंपल घर है, बहुत सीधा साधा सिंपल सा घर है, अच्छे से बनता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है। क्यों लेता है टाइम, कोई बताएगा? we cannot construct at a one same time full height, तो उसको बारी बारी से करना पड़ेगा। हाँ, तो एक लेयर बनाई और फिर उसको 2-3 दिन सूखने दो, फिर दूसरी लेयर बनाई,
फिर उसको 2-3 दिन सूखने दो। तो ये लगभग 1 या 2 फीट तक एक बार में बनाते हैं, फिर उसको सूखने देना पड़ता है। तो कई जगह पे जहाँ थोड़ा सूरज कम आ रहा है तो 2-3 दिन की जगह शायद 5 दिन भी लग जाएंगे सूखने के लिए। फिर आप अगली लेयर बनाएंगे। तो इसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है क्योंकि सूखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, बट अच्छा बनता है। इस तरीके से बनाने से एक मोनोलिथिक बिल्डिंग बनती है, जिसको मतलब इसको इंग्लिश में मोनोलिथिक बोलते हैं। मतलब एक ही सिंगल पूरा का पूरा वो नीचे से ऊपर तक या पूरा का पूरा घर एक ही वस्तु बन जाता है, अलग अलग नहीं रहता, पार्ट्स में नहीं रहता। तो इसको हम एकीकृत कह देते हैं यहाँ पे हिंदी में। तो ये पहला हो गया लकड़ी का, फिर मिट्टी के गोले वाला दूसरा है। और कोई? अभी आपने एडोबी बोला था जीतू जी। सन ड्राइड ब्रिक्स। ज्वाइन करते हैं तो सेम मटेरियल सेम मसाला लेके हम उन्हीं से ज्वाइन भी करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि ये बहुत स्पीड अच्छी आती है इसमें। पर यदि टाइम ऐसे सोचेंगे कि इसमें सूखने का टाइम जो है कब लगता है, जब आप पहले शुरू में ईंट बना रहे हैं उस टाइम पे सेम टाइम ही लगता है सूखने में, 2 दिन 5 दिन डिपेंडिंग ऑन कितना सूरज का प्रकाश आ रहा है। पर बस ये है कि वो चीज आप घर बनाने के पहले ही करके रख सकते हैं। तो यदि आपको पता है कि मान लो 5,000 ईंटें लगने वाली हैं या 10,000 ईंटें लगने वाली हैं आपके कैलकुलेशन आपकी गणना के अनुसार, तो आप मजदूर को सिखा के पहले से ही लगा दीजिए कि चलिए ईंटें बनाना चालू कर दीजिए। तो फिर वो धीरे धीरे 1 दिन में 100, 2 दिन में 200 ऐसे करके धीरे धीरे वो ईंटें बनाएंगे। 1 महीने में आपकी कुछ 3,000 ईंटें तैयार हो जाएंगी यदि उस गति से बना रहे हैं। तो वैसे करके आपको जितनी भी चाहिए उतनी पहले से बनवा के रख लिया और फिर बनाना चालू किया। तो वैसे में समय जो है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें कि सूखने का समय अलग है और बनाने वाला समय अलग है, ड्राइंग अलग है एंड कंस्ट्रक्शन सेपरेट है। ठीक है, और कोई टेक्निक है? Wattle and तो वॉटल एंड डॉब यहाँ राइट में लिख लेते हैं, वॉटल एंड डॉब। तो इसमें क्या होता है वॉटल एंड डॉब में? तो लकड़ी का पहले वॉल जैसा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी का दोनों साइड लगाते हैं, ऐसा ऐसा। हाँ, तो इसको हम हिंदी में या जाली मिट्टी बोलते हैं। तो आपने लकड़ी की ऐसे 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 करके जाली बना दी और फिर उसके ऊपर जो मिट्टी के ये वाले गोले थे अपने, वो वाले गोले के जैसा गोल 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 बना के दोनों तरफ से लगाते जाते हैं, आगे से भी पीछे से भी। तो इसकी भी स्पीड अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, टाइम भी कम लगता है। और लेकिन इसमें दीवारें पतली होती हैं और यदि मोटी बनानी है तो आपको फिर डबल करना पड़ेगा या फिर ज्यादा मिट्टी लगानी पड़ेगी। can these walls be used as load bearing walls? Wattle and dog. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि लोड बेयरिंग के लिए यूज करना है, यदि आपको मोटी वॉल्स चाहिए विथ जाली मिट्टी, तो आपको एक्स्ट्रा मिट्टी लगानी पड़ेगी या फिर पुट वन मोर जाली इन, लेट्स से 1 जाली इन फ्रंट 1 जाली इन बैक, और उसके बीच में भी पूरा मिट्टी भर दो, आगे भी पीछे भी सब तरफ मिट्टी भर दो। तो देन इट विल गेन दैट, उतना थिकनेस हो जाएगा जितना आपको चाहिए। बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। उसको कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर है। तो इट्स नॉट ऑलवेज पतला, बट इफ यू वांट टू अचीव थिकनेस, डबल जाली कर दो। थिक चाहिए तो डबल जाली। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है बिकॉज इट गिव्स यू स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ विद दैट बांस या लकड़ी इनसाइड द वॉल, एंड आजू बाजू मिट्टी तो है ही विच इज सेम एज कॉब। सो कॉब का बेनिफिट भी है एंड स्पीड का बेनिफिट भी है। बट इसमें भी सेम चीज है कि वंस यू एक बार आप मिट्टी भरेंगे जब अंदर वाले पोर्शन में नीचे, तो उसको सूखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो आप
पूरा का पूरा फुल एक बार में नहीं भर सकते. यू फिल अ लिटिल like 2 feet or something, then wait for it to dry. फिर से next 2 feet fill किया, then again wait for it to dry. उस तरह से. ओके और कोई तरीका? तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जाली मिट्टी वाला जो मेथड है, यू कैन यूज इन इंटरनल वॉल्स, इंटरनल पार्टीशंस हियर एंड देयर, जहाँ पे लोड नहीं आने वाला. इफ यू आर यूजिंग सिंगल लेयर, तो जहाँ पे लोड नहीं चाहिए उधर पे आप जाली मिट्टी वाला मेथड बहुत आराम से यूज कर सकते हैं. लाइक यू मेनी पीपल डू सेपरेशन बिटवीन किचन एंड लिविंग रूम, और मल्टीपल रूम्स के बीच में थोड़ा सेपरेशन करना है, एंड देयर इज नो वॉल ओवर इट, तो फिर वहां पे पार्टीशन के लिए यूज कर सकते हैं. इवन ऑफिस स्पेस में छोटे छोटे पार्टीशंस बनाने हैं यदि आपको, तो ये जाली मिट्टी मेथड बहुत ही यूजफुल है. Understood? Okay. Okay. Now, anything else? What else? और कुछ है? Rammed earth wall. Rammed earth. Rammed earth. Rammed earth में क्या होता है? लेयर्स ऑफ मिट्टी यानी सॉइल लेके फिर उसको रैमिंग करते हैं. हाँ, तो मिट्टी पीटना भी हम कह लेते हैं इसको हिंदी में, कि आपने इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, बहुत एक्स्ट्रा काम रहता है रैम्ड अर्थ वाले में, क्योंकि इसके लिए ना आजू बाजू पूरा ऐसे सांचा जैसा बनाना पड़ता है आपको, पूरा लकड़ी का शटरिंग या मटेरियल चाहिए. हाँ शटरिंग मटेरियल चाहिए, वो पूरा बना के दोनों तरफ से लगाएंगे, फिर आजू बाजू कवर करते हैं. उसके बाद आप इसमें मिट्टी भरना चालू करते हैं, और थोड़ा मिट्टी भरा फिर ऊपर से इसको रैमिंग करते हैं. रैमिंग मतलब एक वर्टिकल समझ लो, एक बड़ा सा लकड़ी का या मेटल का डंडा है और नीचे वो फ्लैट है, तो उसको ऐसे जोर जोर से मारेंगे तो मिट्टी दबती जाती है. तो मिट्टी भरी एंड फिर उसको रैमिंग किया, फिर और मिट्टी भरी, फिर रैमिंग किया, तो ऐसे करके भरना होता है. इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसमें प्लानिंग भी लगती है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आपको, शटरिंग वाला मटेरियल बनाना है. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो वो अलग अलग लेयर्स हैं, जो मिट्टी की परतें हैं, उनको आप कलरफुल कर सकते, मतलब अलग अलग रंगों की मिट्टी, कोई पीली मिट्टी, कोई काली मिट्टी, इस तरह से कर सकते हैं. तो जैसे आपने एक लेयर में जो भी आपकी साइड की मिट्टी है वो डाली, थोड़ी हल्का सा पानी मिला के डालते हैं, फिर अगली लेयर में कोई काली मिट्टी डाल दी, फिर उसके अगले लेयर में लाल मिट्टी डाल दी, फिर अगले लेयर में पीली मिट्टी डाल दी. तो ये अलग अलग जो लेयर्स कलर्स हैं रैम्ड अर्थ में, ये कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं. तो कई लोग रैम्ड अर्थ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा. है अच्छी टेक्निक, बहुत यूजफुल टेक्निक है. बस इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, और ये शटरिंग जो है ये अलग से बनवानी पड़ती है. कभी कभी जो लोग रैम्ड अर्थ पहले किए होते हैं तो उनके पास रेडी शटरिंग मिल सकती है, बट अदरवाइज आपको प्लान करके पूरा उसको ऑर्डर दे के बनवाना पड़ेगा रैम्ड अर्थ में. और भी कुछ है? एनी अदर थिंग जो हम? अर्थ बैग. अर्थ बैग, यस. कौन यूज करता है अर्थ बैग सबसे ज्यादा? मिलिट्री में. मिलिट्री. वॉर्स के टाइम पे. मिलिट्री, आर्मी. तो हमने देखे हैं कि बहुत सारे बंकर्स और इनकी जो लोकेशंस होती हैं वहाँ पे बड़े बड़े बोरे जैसे बैग्स होते हैं, और उसमें पत्थर मिट्टी ये सब भरते हैं. तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मिट्टी के बोरे हिंदी में, मिट्टी के बोरे या बोरियां. तो इस टेक्निक में बोरियों को भर भर के एक के ऊपर एक हम जमाते हैं.
और उस तरह से घर बनता है। ये टेक्निक की कुछ एडवांटेजेस कोई बता सकता है? ये स्पीड वाइज बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। और कुछ एडवांटेज? मिलिट्री वाले इसको क्यों बनाते हैं? मिलिट्री सिंपल मिट्टी से क्यों नहीं बनाते? रेन पानी बहुत अच्छे से होल्ड करता है क्या? ये फ्लड प्रूफ है। हाँ, तो इट इज बेसिकली यूज्ड इन फाउंडेशन, जहाँ फाउंडेशन जल्दी करना है तो ये प्लिंथ लेवल तक इससे करके लाते, फिर उसके ऊपर और कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके दूसरी प्रॉपर्टीज है ना कि ये पूरा बाढ़ रोधक है। मतलब बाढ़ के किसी क्षेत्र में यदि ये बनाया है तो इसको कुछ नहीं होगा, या ये ज्यादा देर तक रुकेगा। फिर ये और भी कुछ है, और कोई चीज हो सकती है इसमें? मिलिट्री का सोचते जाओ, क्योंकि मिलिट्री इसको ऑलमोस्ट हर जगह बनाती है, तो आपको उससे भी थोड़े साउंड प्रूफ एंड बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ भी है। साउंड प्रूफ तो ऑलमोस्ट हमारी मिट्टी की सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो साउंड प्रूफ इज अ कॉमन क्वालिटी। मैं सिर्फ अर्थ बैग का सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली साउंड प्रूफ तो है ही। ऑल ऑफ देम आर साउंड प्रूफ। एनीथिंग एल्स? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थक्वेक प्रूफ। तो भूकंप से भी बचाता है ये वाला टेक्निक। तो जहाँ कहीं पहाड़ियाँ हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमको पता है कि लाइक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जैसे लातूर आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, वहाँ पे एक बार काफी समय पहले आया था। फिर गुजरात में भुज वाला एरिया है, जो कच्छ वाला एरिया है, उधर आया था लगभग 20 वर्षों पहले। फिर दिल्ली की तरफ है, उत्तराखंड की साइड है, उधर कुछ आए हैं कुछ समय पहले। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमको यदि कंस्ट्रक्शन करना है, तो अर्थ बैग जो है बहुत ही उपयोगी टेक्निक है वहां पे यूज करने के लिए, जहाँ अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं। और मिलिट्री के लिए डेफिनेटली बुलेट प्रूफ होना और बहुत फास्ट होता है। तो ऐसे आप वो लोग एक दिन में बना लेते हैं, एक एक सिंगल बंकर्स फॉर से 5 लोग 4-5 लोगों के लायक 4 लोग मिलके एक दिन में बना लेते हैं, 1-2 दिन में। तो बहुत ही फास्ट है और इजी है, कहीं मिट्टी कहीं भी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं, सीधे जो मिल रहा है बोरे में भरो, बोरे को सील करो और एक के ऊपर एक रखते जाओ बस। बोरी जो है सर, वो जूट का चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए? एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस? जूट हो तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो प्राकृतिक है। प्लास्टिक कई लोग यूज करते हैं कभी कभी, बट प्लास्टिक और आजकल जो ये सीमेंट इंडस्ट्री है, इसकी बहुत सारी बोरियां जो प्लास्टिक टाइप की रहती हैं वो मिल जाती हैं, या वेस्ट ऐसी फेक पड़ी रहती हैं, तो कई लोग उसको यूज करते हैं। वो भी किया जा सकता है, बट फिर वही मुश्किल है कि उसके अंदर बीच में प्लास्टिक भी आ रहा है, तो वो कभी ना कभी खराब हो ही जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि ये जूट का हो या कोई ना कोई नेचुरल मटेरियल का हो, प्राकृतिक मटेरियल का। बट प्लास्टिक के करते हैं लोग, हमने देखा है। प्लास्टिक का किया और उस पे प्लास्टरिंग किया तो प्लास्टर विल नॉट कम ऑफ। हाँ, उसको प्लास्टर करने के लिए उसकी थोड़ी टेक्निक्स हैं कि उसमें एक वो मैश बोलते हैं, तो एक मैश जैसी है, वो उसके ऊपर पूरा ऐसे लगा देते हैं बोरियों के ऊपर, एंड उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। तो वो जो मैश है वो होल्ड करती है आपके प्लास्टर को। Oh, like a chicken mesh, is it? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो तरीके बहुत हैं। जैसे आपने सोचा कि इसको प्लास्टर कैसे होल्ड करेगा, तो अभी कोई ना कोई जाली जैसा कोई मटेरियल यू कैन थिंक ऑफ।
तो अब ये जो चिकन मैश है, यदि ये भी मेटल है, अगेन मेटल में सेम प्रॉब्लम्स हो सकती है कि वो बाद में उसकी लाइफ कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो देन यू कैन डू अ मैश यूजिंग रोप्स। नारियल की रस्सी लेके उसकी मैश मिलती है, या यू कैन मेक अ मैश आउट ऑफ कोकोनट रोप या जूट रोप, और फिर उसको प्लास्टर कर दीजिए। Okay. तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो हम नेचुरल बिल्डिंग में यूज करते हैं। और भी हाइब्रिड टेक्निक्स हैं, यदि आप देखेंगे तो जो कुछ ऐसी मिश्रित टेक्निक्स हैं, जैसे अभी ये सब तो हमने लिख लिया ऑलरेडी। स्टोन, अच्छा स्टोन तो हम मतलब पहले भी लिख चुके हैं, इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा, बट स्टोन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन फाउंडेशंस। तो मिक्स्ड टेक्निक्स में कैसा है कि सम ऑफ इट आप थोड़ा सा पोर्शन स्टोन में बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप मतलब प्लिंथ लेवल तक पूरा स्टोन ले लिया, उसके ऊपर हमने अडोबी यूज करना चालू किया, द ब्रिक्स, सन ड्राइड ब्रिक्स। ठीक है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे फिनिशिंग के लिए या फिर कॉर्नर्स को हैंडल करने के लिए हम उसमें कॉप भी यूज करेंगे फॉर कॉर्नर्स एजेस। तो ऐसे मिक्स्ड टेक्निक्स होती हैं। तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपने एक टेक्निक चालू किया है और उसी को फॉलो करना है, आपको वो यूज करना है जो उस जगह के लिए सुटेबल है, बस उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे या फिर हम थोड़ा और कभी डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो हम आगे भी करते रहेंगे। तो कुछ कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे अर्थ बैग वाला जो टेक्निक है, इट इज सुटेबल फॉर सिंगल फ्लोर ओनली। इससे आप मल्टी फ्लोर मत बनाइए, इट इज नॉट सजेस्टेड विथ अर्थ बैग। बाकी टेक्निक्स में मल्टी फ्लोर आराम से बना सकते हैं। 5 फ्लोर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 फ्लोर्स तक वास्तुशास्त्र भी अलाउ करता है, एंड 2 फ्लोर्स इज द बेस्ट हाउस। ये सबसे अच्छा होता है वास्तु की दृष्टि से भी। अभी एक दो और टेक्निक्स हैं जो आपने शायद सुनी होंगी, CSEB बोलते हैं, या फिर CSMB भी बोलते हैं। तो कंप्रेस्ड, स्टेबिलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स या मड ब्लॉक्स, तो वो बात एक ही है, अर्थ या अर्थ बोल लें चाहे मड बोल लें, अर्थ ब्लॉक्स। तो दिस इज सिमिलर टू अडोबी कि हम उसी तरह की ईंटें बना रहे हैं, बट दिस इज कंप्रेस्ड, तो दैट मीन्स कि इट इज स्लाइटली मोर कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है कंपेयर टू अडोबी, एंड वो मशीनों से अचीव करना पड़ता है। जो ब्लॉक है उसको एक मशीन के अंदर डालेंगे, देन यू प्रेस इट विद योर हैंड, उसको हाथ से दबाते हैं, वन लीवर इन द मशीन, एंड देन वो कंप्रेस करके निकालता है। तो this is also a technique similar to Adobe. Technique is almost the same as Adobe, just that कि brick थोड़ी ज़्यादा stronger है, compact है। तो इसको हम दबी हुई ईंटें कह सकते हैं, दबी ईंटें। तो ये भी एक टेक्निक है। बस तो कुछ टेक्निक्स अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम और इनके अलग अलग, जैसे मल्टी फ्लोर जब भी बनाना है तो अडोबी बहुत अच्छी टेक्निक है, स्टोन इजीली टेक्निक है, CSEB डेफिनेटली यूज होती है, मिक्स तो ऑलमोस्ट हर जगह होती है, रैम्ड डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं मल्टी फ्लोर में। वॉटल एंड डॉब जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि आपको मोटा करना है तो यू शुड यूज मल्टी टेक्निक, मतलब कि आपको मोटा करना पड़ेगा, उसको डबल डबल जाली कर सकते हैं, देन इट विल बिकम अ लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल हो गई तो फिर उसको आप डबल फ्लोर में भी ले सकते हैं, देन इट इज फाइन, इट विल वर्क। ठीक है, तो ये है टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं
कि क्या सीक्वेंस होता है, व्हाट विल यू डू फर्स्ट। तो रंजना जी, जीतू जी, अब हम सुनते हैं, पहले क्या करेंगे, जैसे हमको कोई घर बनाना है। Select the materials available in the local. हाँ, तो पहले आप उस जगह पे जाइए, स्थान का निरीक्षण करेंगे आप। तो इसमें जिस जगह पे बनाना है उसको भी देखेंगे, वहाँ की मिट्टी को आप परीक्षण करना चाहेंगे बिल्कुल, जैसे अभी वो बॉल टेस्ट, बॉटल टेस्ट, वो सारे टेस्ट हैं, या नली टेस्ट, फिंगर टेस्ट, सिगार टेस्ट, वो सारे टेस्ट आपको करने चाहिए उस मिट्टी के, है ना। इसके साथ में वो जगह के आसपास जाके मटेरियल्स चेक कर लीजिए कि वहाँ क्या क्या मिलता है। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं साइट विजिट, साइट एनालिसिस। साइट, हाँ ठीक है, एनालिसिस एक्चुअली बेटर है, साइट एनालिसिस, साइट एनालिसिस प्लस सॉइल टेस्ट, ये आप पहले करेंगे। फिर आसपास क्या है, सराउंडिंग मटेरियल्स, चूना कहाँ मिलता है, रेत कहाँ मिलती है, ईंट बनाने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, ईंटें कहाँ मिलेंगी, सब कुछ। तो जो भी आपको घर बनाने के लिए लगने वाला है, सारा मटेरियल। रेत, चूना, सभी कुछ, श्रमिक, तो जो जो भी आपको शुरू में समझ में आता है कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको उस जगह के आसपास में चेक करवा लीजिए। ठीक है, अब ये सब हो गया। इसके बाद आप जब असली में बनाना चालू करेंगे, तब सबसे पहले क्या करेंगे, खोदना। हाँ, तो उसका मतलब है कि मार्किंग। हाँ, तो मार्किंग एंड डिगिंग फाउंडेशन। तो अब ये, इसको हम पूरा फाउंडेशन के ही एक्टिविटीज में बोल देते हैं कि दिस इज ऑल फाउंडेशन रिलेटेड थिंग्स, कि आपने मार्किंग किया एंड खोदा। तो नींव के लिए जो भी जरूरी है, तो फर्स्ट थिंग इज फाउंडेशन। तो मार्किंग, डिगिंग भी किया, और वो फाउंडेशन को आपने पूरा बिल्ड किया। दैट मीन्स कि आप उसको जमीन से कुछ लेवल ऊपर तक, जिसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं, वहां तक लेके आए। That is the foundation work. नापना, निशान बनाना और बनाना। फाउंडेशन के बाद वॉल्स। दीवारें, वॉल्स। ये तो आर्किटेक्ट बहुत आराम से बता सकता है ना, बिकॉज आपकी स्टडी ही इन चीजों के ऊपर है। तो दीवारें, वॉल्स, दीवारों के बनाने के समय आपकी टेक्निक जो है वो काम में आएगी कि कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हम इस टाइम पे। फिर वो चाहे वाटर लिंडॉब हो, अडोबी हो, सीएसईबी हो, या डायरेक्ट कॉबिंग, कॉब से आप कर रहे हैं। कॉब जो टेक्निक है वो जनरली मजा बहुत आता है लोगों को, सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो कॉब में ही आता है। तो दिस इज अ फन टेक्निक, मस्ती वाली टेक्निक है, क्योंकि लोग खुद ही बना रहे होते हैं। तो यू जस्ट मेक अ गोला एंड
पुट इट, जोर से फेंक के एक जगह पे रख दिया, फिर नेक्स्ट गोला बनाया, फिर से रख दिया। तो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब लोगों को बहुत मजा आता है ये वाला काम करने में। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जैसे अपन कोई छोटा सा बेंच बना रहे हैं या छोटा सा बिल्ली के लिए या कुत्ते के लिए घर बना रहे हैं, घर अपने कहीं पे बाहर, तो ये कॉब वाली मेथड बहुत आराम से यूज हो सकती है, क्योंकि लोगों को मजा भी आएगा और एक छोटा सा कुछ कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ बन के तैयार भी हो जाएगा। ओके, आफ्टर वॉल्स, वॉल्स के टाइम पे और भी कुछ देखना है? Windows, doors. हाँ, तो दीवारों के Windows and साथ में विंडोज एंड डोर्स, यहाँ पे साथ में ही लिख देते हैं, वॉल्स विंडोज डोर्स। तो आपने आर्किटेक्ट के प्लान के अनुसार विंडोज एंड डोर्स पहले से ऑर्डर करके रख देना चाहिए, सो दैट जब आप वॉल बनाना चालू करेंगे तो आपके डोर्स एंड विंडोज तब तक डिलीवर होने वाले हों या हो जाएं, सो दैट कि जैसे जैसे दीवार ऊंचे उठाएंगे हम उसको, जहाँ पे डोर लेना है विंडो लेना है, वो भी साथ में करते जाएंगे। द्वार और वातायन, जिसको हम खिड़की भी कहते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद छत. अब इनमें से हर एक चीज में टेक्निक्स हैं। जैसे अब हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो फाउंडेशन एक पूरी मेथड है कैसे करते हैं, तो अब वो थोड़ा जब डिटेल में समझेंगे, वो इस क्लास में तो होना संभव नहीं है। हम अलग से सेशंस लेंगे, या फिर बाद में जैसे किसी को भी कोई प्रश्न है या फिर आप असल में कुछ बना रहे हैं कर रहे हैं तब चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अलग से इसकी ट्रेनिंग्स भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे फाउंडेशन का स्पेशल है, फिर वॉल्स में कुछ चीजें ध्यान रखने की होती हैं, डोर्स एंड विंडोज में ध्यान रखने का होता है, मटेरियल्स के बारे में हमको देखना होता है। तो ये चीजें हम और विस्तार से आगे चर्चा कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद में। ठीक है, तो दीवारें हो गई, इसके बाद आपने कुछ बोला अभी रंजना जी? छत. छत, बहुत बढ़िया। तो ये रूफ पे आ गए हम। तो रूफिंग की भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन एरिया। हम स्लांटिंग तिरछी छत लेते हैं, कभी सीधी सीधी छत लेते हैं यदि हमको उस छत को उपयोग करना है। मतलब आपको उसके ऊपर अगली फ्लोर बनानी है तो डेफिनेटली सीधी प्लेन छत लेनी पड़ेगी, और यदि उसके ऊपर कुछ नहीं बनाना है तो फिर हम स्लैंटिंग छत भी ले सकते हैं। और कई जगहों पे मौसम के हिसाब से भी ली जाती हैं, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं छत की। अभी हम ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी चीज कब आएगी। तो ऊपर छत आ गई। कभी ऐसा देखा है कि हमने एक फ्रेम स्ट्रक्चर ऐसे बनाया और उसमें छत जो है पहले ही बना दी? तो यू पुट द रूफ फर्स्ट एंड फिर दीवारें आजू बाजू से प्लान करना चालू किया, क्रिएट करना चालू किया। तो ऐसा कभी कभी करते हैं लोग जिन जगहों पे बारिश ज्यादा होती है या वेदर कंडीशन से आपको बचना है। फ्रेम एंड रूफ फर्स्ट। तो यदि वेदर से बचना है तो फिर ये टेक्निक यूज कीजिए कि पहले हमने छत बना दी ओवर अ फ्रेम, एंड देन फिर रिमेनिंग वॉल्स एंड एवरीथिंग यू विल, आप करेंगे वही फिर भी कि जैसे वॉल्स को जितना हमको मोटा करना है 1.8 फीट मोटा। ओके, आफ्टर रूफ, रूफ के बाद Plastering. Plastering. प्लास्टरिंग। तो प्लास्टरिंग के साथ में वुड यू वांट टू डू प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी? Hmm. तो
प्लम, अच्छा इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअली, प्लम्बिंग। डोर विंडो फिटिंग्स आएगा ना पहले सर, फिर प्लास्टरिंग आएगा। वो यहाँ पे आ गया ना, विंडोज डोर्स ऊपर। यस यस, ओके। तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वालों को रूफ बनने के समय, तो जब रूफ बन रही है, छत बन रही है, उसी टाइम पे उनको बुला के दिखा दो कि कहाँ पे क्या चाहिए, और वो लोग ही बताएंगे कि अब उनको कब आना है। तो जनरली वो लोग प्लास्टरिंग के पहले आते हैं या फिर एक लेवल ऑफ प्लास्टरिंग होने के बाद आते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से करते हैं। तो लेकिन उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए जब आपकी रूफ बन रही है सेम टाइम पे, तो ये पैरेलल में कर सकते हैं। तो जल और विद्युत, बिजली, इनकी जो लाइन है पानी और बिजली की, सब वो सब पंखा, ट्यूबलाइट, जितनी भी चीजें हैं सब प्लान कर लीजिए। नॉर्मली तो वो आर्किटेक्ट पहले ही कर देते हैं, और ये इन लोगों को बताना पड़ेगा। वो जो भी प्लम्बिंग वाले आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, उनको बता दीजिए और वो अपनी लाइंस बिछाना चालू कर देंगे। इसके इमीडिएट साथ में कई बार होता है कि आप साथ में ही प्लास्टरिंग करते जाते हैं, वाइल द प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे प्लास्टरिंग लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं। इसको लेपना भी कह सकते हैं हम, लेपन। और प्लास्टरिंग के बाद इसी में पेंटिंग भी ऊपर से कर सकते हैं, प्लास्टर एंड पेंट, प्लास्टरिंग प्लस पेंटिंग। इसके बाद कुछ बचेगा? फ्लोरिंग बचेगा। बिल्कुल। घर के अंदर की भूमि, इसको फर्श, उर्दू में फर्श कहते हैं, हिंदी में हम जिस नीचे की भूमि या जमीन कह देंगे। तब फ्लोरिंग में कुछ जगह हैं, जैसे आपको जब जहाँ पे हम स्नान घर बनाते हैं, तो उधर पे आपको जल रोधन वाले ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। तो जो भी शौचालय है, स्नान घर है, वहाँ पे जल रोधन करेंगे, और रसोई का जहाँ पे काम है उधर भी इस तरह की चीज करते हैं। और कुछ बचा? अब तो सीधे जाके चादर बिछा के रहना है घर के अंदर, है ना जीतू जी? बन हाँ गया हाँ, अभी रिसॉर्ट? रहना ही, अभी रहना ही है। मैं बोलने वाला था पर अभी आपने बता दिया। हाँ हाँ, बन गया, अपना रिसॉर्ट बन गया है। अभी जाके रह सकते हैं और मजा आएगा, क्योंकि पूरा मिट्टी पत्थर से बनी हुई जगह है। तो जैसे हमको पुराने मंदिरों में, पुराने किलों में जाके जितना अच्छा लगता है, वैसा ही इस जगह पे हमको अच्छा लगेगा। अब हम इन्हीं चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने पहले से क्या लिख के रखा है। रंजना जी, कुछ बचा क्या? कुछ और बोलना है उसमें, ये वाली लिस्ट में? नो। डन। एक क्वेश्चन ओके। है और अन्ना जी से पूछना है, पर आखिरी में हाँ पूछेंगे शायद। हाँ, आप अभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत मुश्किल आउट नहीं ऑफ द वो है, वो मेरे को ये पूछना है कि हम रिसोर्ट पे कहीं कहीं पे प्लांटिंग किया है। अभी है। मेरे को ऐसा है कि द ट्री आई रिक्वायर्ड द ग्रोथ वेरी फास्ट, तो उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या ऐसा?
plants, see, soil quality has to be good. What I am researching on and what I am working on is in developing the soil. आपको English में बात करूँ तो it is okay, right? It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Okay, so what I am working on is the soil food web approach. इसमें हमने क्या what I understood is like there is physical properties, there's sand, silt, and clay in the soil. There is chemical properties. There are all the nutrients and magnesium, nitrogen, magnesium, what is required for this plant, and along with that, there's organic matter. This we already, most of us who have been doing natural farming. But we also have organisms, microorganisms. और जैसे ऊपर food chain है, and food chain में एक भी component अगर missing है, अगर carnivore imbalance होगा, वैसे ही even in the soil food web, अगर कुछ missing है, तो there will be an imbalance. And इस balance को if we maintain and if we bring back the balance, then your nutrients availability to the plant will be much higher, so the plants grow faster, and also there's lesser pest attacks, lesser weeds. The approach that we are doing, we can talk about it. Let us I mean, this is like going a bit too deviated, तो हम अलग से कॉल में भी डिस्कस कर सकते हैं. हाँ, आप अलग से फोन कर लीजिएगा जीतू जी, या ग्रुप में डाल दीजिएगा. नहीं, it's okay. Just I want to confirm it. I can call her or not. That's why I just put in the group. पहले ही बोला था थोड़ा out of the way है. कोई बात नहीं. I will call her. जैसे वो बता रही हैं कि इसके तरीके होते हैं, उसी पे वो अच्छा खासा रिसर्च भी कर रही हैं, तो आराम से बात करेंगे बाद में भी ग्रुप में. So in our approach, just in one line, if I have to, since we can't see these microorganisms, we use the microscope to check what microorganisms are present, and to identify, and also to see if the number of organisms are enough or not enough. उसके हिसाब से हम inoculants बना के we'll feed it to the plant. This is our approach, and say we have found very good results, and it's very scientific based approach. So this is the reason why this is most reliable. So anyway, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं. You can call me or message me anytime. Okay. I will message you first, then I will at your appropriate time we can talk about it. Okay. Sure. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. धन्यवाद जीतू जी इस प्रश्न के लिए. तो अभी उन्हीं चीज़ों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने अभी लिखा. कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं. जैसे पहले हम प्लान बनाते हैं, जो कि हर चीज़ में करना ही होता है, करना चाहिए. फिर धन के बारे में विचार करते हैं कि अपने पास जहाँ से भी धन आने वाला है वो है कि नहीं, ठीक ठाक जितना लगेगा उतने मात्रा में है कि नहीं. फिर मटेरियल्स, कच्चा माल जो हमको लगेगा वो अभी हमने देखा. नींव देखी, दीवारें देखी, छत देखी. दीवारों के साथ डोर्स एंड विंडोज भी कवर हो जाता है. फिर उसके नीचे विद्युत और बिजली, जो अभी हमने देखा, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक. फिर भूमि, जो फर्श है. फिर प्लास्टर और साथ में पेंट, यदि पेंट करना है तो. कई बार अपना प्लास्टर इतना बढ़िया होता है कि बहुत लोग उसके ऊपर से अलग से पेंट नहीं करते हैं, तो वो भी चलेगा. लेकिन जितनी ज़्यादा लेयर्स हम बनाते हैं, क्योंकि पेंट जो है बहुत पतली लेयर होती है, तो जितनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी ना, उतना अपनी जो दीवारें हैं वो ज़्यादा सुरक्षित होती हैं. तो पेंट करना अच्छा होता है. और आप सेम जो प्लास्टर का रंग है उसी को थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट किया, उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी किया,
तो वो पेंट के जैसा पतला हो जाता है, फिर उसको आराम से ब्रश से लगा सकते हैं, तो सेम कलर सेम वो हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कलर बदलना जरूरी है पेंट में, जो ओरिजिनल आपका मिट्टी का कलर है या जो भी पहले आ रहा था वही रंग में हो सकता है। और फाइनल स्टेप है ये, ज्यादातर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण की हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, कहीं कोई डिजाइन बना दी, कहीं पे कुछ रख दिया, इस तरह की चीजें। तो ये एक ऑप्शनल चीज है, कह सकते हैं कि करना है तो करो, नहीं तो आराम से घर में रह सकते हैं अभी से। तो ये बस एक स्टेप है, बाकी तो हमने कवर कर ही लिया है पहले। तो जीतू जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका भी समाधान हो ही जाएगा रंजना जी के साथ। अब अलग अलग फिनिशिंग हम देखते हैं कि क्या क्या किस किस तरह की फिनिशिंग करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है, आखिरी वाला जो हम देख रहे हैं ब्यूटिफिकेशन वाला, इसके पहले कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम पहले से अपनी प्लानिंग में रखते हैं। तो जैसे जब आर्किटेक्ट प्लान बना रहे होते हैं, हमारे जो स्थपति हैं जैसे रंजना जी हैं, और भी आर्किटेक्ट्स हमारे पंचभूत परिवार में हैं, तो ये चीज वो उनके प्लान बनते समय, योजना बनते समय भी इसमें से कई सारी चीजें हम पहले से सोच के रखते हैं, क्योंकि ये फिनिशिंग के टाइम पे काम में आएंगी, लेकिन इसके लिए कई चीजों के लिए पहले से योजना बना के रखनी पड़ती है। तो जैसे प्राकृतिक प्लास्टर, तो हम कौन से प्लास्टर यूज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ये थोड़ा सा पहले से प्लान कर लेते हैं। कौन से रंग उपयोग करेंगे, तो कई लोग, जैसे हमारा जो पंचभूत परिवार है, इसी में 2-3 लोग हैं, हेमंत जी हैं, कल्पेश जी हैं, जो लोग प्राकृतिक पेंट्स बनवाते हैं, पेंट्स भी बनाते हैं, प्लास्टर्स भी बनाते हैं। तो इनके रेडी प्लास्टर्स भी मिलते हैं। तो रेडी मतलब सीधे उसमें पानी मिलाइए और उसको लगाना चालू कर दीजिए। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म करना है, ओनर को जल्दी है कि जल्दी से पूरा काम हो जाए, तो फिर ये रेडी वाले जो प्लास्टर्स पेंट्स बने हुए हैं, जो अपने परिवार में ही मिल जाते हैं, उनसे बोल के कस्टमर से पैसे लेके उनको दे दीजिए, तो आपके घर पे पूरा ट्रक में भर के आ जाएगा, या जो भी साइट है कस्टमर की, और पूरे भारत में मिलता है। तो इसमें वो कोई मुश्किल नहीं है कि आपको कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, और ये सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, फिर वाटर प्रूफिंग, जल रोधन जो है, ये हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमको कहाँ कहाँ करना है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि रसोई और जहाँ भी पानी का उपयोग होने वाला है, ऐसी जगहों पे पहले से हम प्लान कर लेते हैं कि ये चाहिए जल तो रोधन कैसे करना। करते हैं सर, थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में बेसिक? हाँ, तो वाटर प्रूफिंग का सबसे, मैं असल में वो करवाने भी वाला हूँ आपसे। अभी कितना बज रहा है? हाँ, तो अभी 2:30 बज गया है। आज हम लोग 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं यदि आपको चलेगा तो वो जो आपने वो टिक्की टेस्ट किया होगा, जैसे रंजना हाँ, जी ने टिक्की टेस्ट किया है, और वो टिक्की को सूखने के लिए रख दिया होगा, रखा है ना रंजना जी? यस, हाँ 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 हाँ, मैं भी रखा। जीतू जी ने भी रखा है, हाँ बढ़िया। तो ये जो टिक्की है ना, इसी पे आप ये जो वाटर प्रूफिंग वाली तरीका है वो उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो आपने पहले टिक्की बना के रख दी, वो सूखने वाली होगी अभी, या शायद सूख भी गई होगी। इसके ऊपर आप एक नॉर्मल पहले रेत और चूना, इसको मिक्स करके एक प्लास्टर बनाइए, सिंपल प्लास्टर। थोड़ा सा, एक कटोरी में बनाएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा ही बनाना है, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और वो जो टिक्की है उसके एक साइड में, कोई भी एक साइड लीजिए और उस तरफ उसको प्लास्टर को धीरे धीरे, चम्मच से भी लगा सकते हैं, आपको हाथ से लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, बट क्योंकि चूना हैंडल कर रहे हैं तो हाथ को आपको बहुत जल्दी धोना पड़ेगा, उसको ज्यादा देर हाथ में रहने मत दीजिए, नहीं तो चूना जो है हाथ को क्रैक्स व्रैक्स कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा फिर ठीक होने में, 5-6 दिन लग जाएंगे। नहीं तो ग्लव्स पहन के कीजिए, और चम्मच से या कोई ब्रश लेके धीरे धीरे वो टिक्की के ऊपर प्लास्टर कीजिए। अब ब्रश से क्या होगा कि प्लास्टर थोड़ा रफ रहेगा। आपको यदि प्लास्टर थोड़ा अच्छा चाहिए, मजेदार चाहिए, तो वो चम्मच से लगाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो आपने देखा होगा यदि ये जो प्लास्टर करने वाले लोग रहते हैं, वो एक सिंपल ऐसे लोहे की पत्ती जैसी रहती है, बिल्कुल पतली सी, वेरी थिन, 1 मिलीमीटर से भी पतला रहता है, जस्ट आयरन चिप जैसी होती है।
जैसे क्रेडिट कार्ड जैसा है समझ लो, या अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके जैसा, उससे भी पतला रहता है। तो उसको लेके वो उसमें थोड़ा सा प्लास्टर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ से दीवार के ऊपर या जहां भी लगाना है वहां लगाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा कुछ पड़ा होगा, या कभी कभी कोई मैगजीन का कवर इतना मोटा रहता है कि उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो उठाया और वो प्लास्टर लीजिए और अपने टिक्की के एक साइड में लगाइए उसको धीरे धीरे, और आपको लगाते समय तरीका खुद ही समझ में आएगा। अब मैं उसको इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि करते करते खुद समझ में आती है। तो ना वो आप प्लास्टर उसके ऊपर हल्का हल्का लगाइए, टिक्की के ऊपर अच्छे से कवर कीजिए, लगभग 2 mm, इंच नहीं mm, 2 mm 3 mm जितना मोटा हो, बहुत बहुत मोटा नहीं करना है, बट 2 mm के आसपास मोटाई आ जाएगी। ठीक है, ये आप टिक्की के ऊपर लगाएंगे। जो भी आपकी टिक्की आपने सुखा दी है, सूखने के बाद लगाना है। जिस समय लगाएंगे उसको थोड़ा सा भिगोइए टिक्की को। तो भिगाना कैसे, हल्का सा पानी छिड़कना है, ऐसे पानी में डुबाना नहीं है। थोड़ा हाथ को पानी में डुबाइए और ऐसे हल्का सा छींटा मारना है टिक्की के ऊपर, थोड़े थोड़े छींटे मारिए ताकि थोड़ा थोड़ा गीला हो जाए, ज्यादा नहीं करना। फिर अपना ये वाला प्लास्टर लगाइए। तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ। पहले भिगोना है टिक्की को, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला चूने का प्लास्टर लगाइए। ये हो गया। इसको भी सूखने देना पड़ेगा, तो शायद 1 दिन लग सकता है उसको सूखने में। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, अब आपको मधुमोम, मधुमोम का नाम सुना है? बीज वैक्स जिसको बोलते हैं, शहद वाली जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खी, उनके जो छत्ते का मोम होता है, उनका पूरा छत्ता एक मोम ही होता है, एक वैक्स होता है, बीज वैक्स। तो ये ढूंढने पे मिल जाता है, कई बार हार्डवेयर स्टोर्स में मिल जाता है, उनसे बताइए तो वो मंगवा देते हैं, या फिर कुछ स्पेशल दुकानें होती हैं जहाँ पे मिल जाता है। तो मधुमोम लीजिए। और ये नहीं मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन है कार्नोबा वैक्स, वो भी एक तरह का वैक्स है, लेकिन कार्नोबा जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको नहीं उपयोग करें, क्योंकि ये पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, हम प्रयास करते हैं कि घर के आसपास कम से कम हो या फिर नहीं हो। तो लेकिन मधुमोम नहीं मिल रहा है तो फिर इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा गर्म करेंगे, अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, और उसमें ये मधुमोम मिलाएंगे थोड़ा सा। तो अब जो ये मिश्रण तैयार हुआ उसको आप अपने वो प्लास्टर के ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल हल्के ब्रश से थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल पतला। और इसकी धीरे धीरे लगभग 3 लेयर्स तक करते हैं हम धीरे धीरे। तो एक बार लगाया और वो पूरा धीरे धीरे अंदर चला जाता है, मतलब आपको ऊपर देखेंगे तो दिखेगा कि वो सोख लिया उसने, एब्जॉर्ब हो गया वो पूरा अंदर। एक बार एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेयर लगानी है और फिर से वेट करना है, आपको प्रतीक्षा करनी होगी कि वो पूरा अंदर चला जाए। अंदर जाना यदि बंद हो गया तो अब आपको रुक जाना है, इसका मतलब है कि बहुत हो गया, अभी आपकी वाटर प्रूफिंग अच्छी खासी हो चुकी है। बस हो गया, समझे? यस यस यस। तो गरम किया अलसी का तेल, उसमें ये कार्नोबा वैक्स के थोड़े पीसेस डाल दिए, तो वो थोड़ा मिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन कर दीजिए, हो जाएगा। और आखिरी में आपको जरूरत फील हो तो एक गोल पत्थर, राउंड स्टोन लेके उसके ऊपर धीरे धीरे करके घिस सकते हैं, उससे रबिंग कर सकते हैं। और ये गोल पत्थर जो है ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए, जरा भी खुरदुरा नहीं होना चाहिए। तो किसी किसी नदी के किनारे अच्छे गोल पत्थर मिल जाते हैं, या फिर आपको एक्वेरियम वाली जो दुकानें होती है ना, जो मछलियों का सामान रखते हैं, उसमें भी ऐसे वाले गोल पत्थर मिल जाते हैं। तो बस एक पत्थर चाहिए आपको, कोई भी एक, सफेद काला पीला लाल जो भी मिल जाए उसको रख लीजिए और इससे उसके ऊपर रबिंग कर सकते हैं।
तो ये हो गई वाटर प्रूफिंग। ठीक है, तो अभी मैंने जल्दी से बताया है, लेकिन जब हम घर बनाएंगे या करेंगे तो आप खुद से पूरा करके देखिए। जो मैंने टिक्के, इसलिए मैंने बोला था कि टिक्के को सुखाना है, क्योंकि ये प्लास्टर वाला जो काम है ये भी आप थोड़ा सा घर पे करके देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब आपको अपने अपनी मिट्टी में से रेत सेपरेट करना भी मालूम है। चूना आप स्लेग लाइम आपको मिल जाएगा या बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत चूना चाहिए तो वो जो पान की दुकान पे छोटी डिब्बी मिलती है चूने की, जिसको पान में भी खाते हैं, तो वो डिब्बी में मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाती है, और वो बहुत सारा चूना रहता है। तो आप उसको ही यूज करके घर में थोड़ा सा प्लास्टर बना लीजिए, एक डिब्बी के बराबर, और वो अपनी टिक्की के ऊपर लगा लीजिए। तो टेस्टिंग के लिए तो उतना भी बहुत है। ठीक है जीतू Okay, जी, fine, fine, fine. Thank you very much, sir. रंजना जी। Yes, yes. ओके, साउंड प्रूफिंग जो है ये हमको पता है कि ये करने की जरूरत है कि अलग से? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जरूरत। ये ऑटोमेटिक है, राइट? ऑटोमेटिक, राइट राइट। अपनी सारी नेचुरल बिल्डिंग्स में साउंड प्रूफिंग ऑलरेडी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर अब ये होता है रूफ की बीम्स, जो जैसे छत में जब हम बीम्स लगाते हैं ना, तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमको ये बीम्स दिखना नहीं चाहिए। तो फिर उसके लिए हम थोड़े आइडिया लगाते हैं कि चटाई आपने सुनी होगी ना, चटाई वाला सुंदर सुंदर 2-3 तरह की चटाई लिया और उसको वो बीम के नीचे नीचे हम लटका देते हैं। तो वैसे में क्या होगा कि बीम नहीं दिखेगी, सिर्फ चटाई दिखेगी। तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। किसी किसी को वैसा यदि छुपाने का मन है तो चटाई से वो कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है। और ट्रेडिशनल बहुत सारी अच्छी अच्छी चटाइयाँ मिलती हैं, सभी जगह पे मिल जाती हैं, तो ट्रेडिशनल वाली ही लगाइए, प्लास्टिक की मत लगाना। क्योंकि कई बार प्लास्टिक की चटाई भी मिलती है। तो रूफ की बीम को छुपाने के लिए वो है। फिर अभी निशेस, तो कोई भी छोटे छोटे एरियाज हम ऐसे बनाते हैं जिनको आले भी बोलते हैं हिंदी में, जो घर के दीवारों में इस तरह के, उसमें कुछ सामान रखने के लिए, कंघी, पानी, दीपक रखने के लिए छोटे छोटे ऐसे दीवार में गड्ढे जैसे बनाते हैं, है ना। तो इनको हम आले बोलते हैं। और ये पहले से प्लान करना पड़ता है, ताकि आपकी जब दीवारें बन रही हैं तब कहाँ कहाँ पे आले बनाने हैं वो आपको पता हो। तो ये जो है आर्किटेक्ट का जो प्लान है उसमें पहले से रहे तो सबसे अच्छा है, ताकि बनाने के समय हम करेंगे उसको। फिर लाइटिंग, प्रकाश, तो लाइटिंग कहाँ कहाँ से आएगी वो भी हमको पहले से योजना बना के रखनी चाहिए, वो भी आर्किटेक्ट के प्लान में ही रहेगा। अब बाद में कला क्या क्या करनी है, कोई ऊपर से चित्रकारी करनी है, म्यूरल्स करने हैं, पारंपरिक चित्रकारी है, ट्रेडिशनल जो कुछ लोग करते हैं, तो हर जगह पे बहुत अच्छे अच्छे कई बार चित्रकार और लोग होते हैं, तो उनको भी काम मिलेगा। 30-40 हजार रुपए उनके लिए भी हम कस्टमर से दिलवाएंगे, और उनका काम भी बढ़ता है, और एक सुंदर सी कलाकृति घर में भी बन जाती है। तो वो सभी के लिए अच्छी चीज है। हम परंपरा को भी बचा के रख पाते हैं, उन लोगों के लिए भी काम होता है, और अच्छा भी लगता है। जो भी आएगा वो देखेगा कि अरे अच्छा सुंदर कुछ लग रहा है। तो हम भी जैसे घर बनाते हैं तो हम अपने घरों में कम से कम एक चित्रकारी क्लाइंट को फ्री में, मतलब निःशुल्क करके देते हैं, कि एक तो आपको हम करके देंगे। फिर यदि उनको और करवानी है तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अलग से लोग बुलाते हैं और अलग से समय भी लगता है कलाकारी चित्रकारी ये सब करवाने में। तो ये एक चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं तो भी घर तो बिल्कुल रहने योग्य है। बट हम यदि पारंपरिक तरीकों से बना रहे हैं तो प्राकृतिक निर्माण कर ही रहे हैं, तो आसपास के कुछ लोगों को यदि सपोर्ट कर सकें तो वो और अच्छी चीज है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि हर जगह ये पक्का करें, ये हमारा ऐसा प्रयास रहता है। अब एक नया सिद्धांत है फ्रेग्रेंस का, सुगंध का। तो सुगंध यदि आप सोचेंगे, कोई मुझे बताएगा कि किस तरह की सुगंध की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे सुगंध की बात कर रहे हैं पूरे घर में?
आइडिया सर, वो पहली बार सुना है सर। वो ऐसा हो सकता है सर, वो इसका गोबर का लेप करने से थोड़ा एक पर्टिकुलर स्मेल आता है, ऑर्डर आता है। हाँ बिल्कुल, तो गोमय से भी होती है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि गोमय से भी एक बड़ी सुंदर सुगंध होती है। फिर हम अरे जो प्लास्टर कर रहे हैं, हाँ रंजना जी, टर्मरिक से भी आती है, हल्दी वो से भी आती है। चंदन। तो अभी कोई पर्टिकुलर सुगंध, जैसे मुझे चंदन बहुत पसंद है, बहुत लोगों, भारतीय लोगों को अधिकतर चंदन पसंद होता है। तो हमारे प्लास्टर में और दीवार का जो मसाला हम बना रहे हैं उसमें यदि हम चंदन, हल्दी, केसर इनके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, मतलब इतना बारीक करके वो बन बन के भी मिल जाता है और हम बनाते भी हैं, तो वो यदि थोड़ा थोड़ा मिला दें तो अपनी जो दीवार और प्लास्टर है ना, उनमें ये हल्दी भी मिला सकते हैं, जो भी सुगंध हमको चाहिए, तो उसको मिलाया तो हम, हमारे घर में वो वाली सुगंध भी दीवारों में रहती है। तो एक ये नई चीज है, नया कॉन्सेप्ट है, नया सिद्धांत है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो भी घर बनाए उनमें इसको भी उपयोग करके देखें। तो बस ये एक नई चीज है जो करने में मजा आएगा। अब मेंटेनेंस, प्राकृतिक बिल्डिंग का मेंटेनेंस, प्राकृतिक निर्माण को आप संभालते कैसे। तो अभी एक बहुत अच्छी उपयोगी चीज है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के बारे में शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा। मुश्किल से 5-10 मिनट का यज्ञ होता है। उसके लिए संध्या काल, मतलब सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय सबसे अच्छा होता है। और उस समय इसको करने से घर में कीड़े मकोड़े, घर की ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। तो यज्ञ तो ऐसी चीज है जो रेगुलरली करनी चाहिए, किसी भी घर में करनी चाहिए। और हम यदि प्राकृतिक घरों में करेंगे तो वो और फायदे की चीज है, क्योंकि जिन भी सरफेसेस पे इसका स्मोक, जो धुआं होता है, वो जाता है, तो वो जो है लकड़ियों को, जहां जहां भी लकड़ी उपयोग हुई है अपने घर में, उसको लगातार वो ट्रीटमेंट करता रहता है। लकड़ी और अच्छी होती जाती है, लकड़ी और मजबूत होती जाती है इस धुएं के कारण, राइट। तो फिर इसलिए भी जैसे अपन ने चटाई से वो वुडन बीम्स को ढक दिया, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि गणपत फिर लाल धुआं पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम कहाँ गया, हाँ, यदि हम बीम्स को छुपाए बिना यज्ञ कर रहे होंगे, तो वो बीम्स जो घर में उपयोग हुई है, जहाँ भी जो लकड़ी उपयोग हुई है, खिड़की दरवाजे की लकड़ियां भी होती हैं, इनको भी उस धुएं से फायदा होता है। ठीक है। फिर गोमय, जो अभी अभी जीतू जी ने बात भी की थी कि गोबर का लेपन जो है, ये एक रेगुलर चीज हो सकती है, हर 1-2 महीने में। कई जगहों पे तो हर दिन भी करते हैं, पर जहाँ जैसी उपलब्धता हो, संभावना हो, कम से कम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार थोड़ा सा गोबर लिया, एक बाल्टी भर के लिया, और उसको थोड़ा डाइल्यूट करके पानी से हल्का सा पतला करके, और बिल्कुल आराम से ब्रश जैसे लेके, हाथ से भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग हाथ से ही करते हैं। हाथ को जब गोबर छूता है तो वो भी एक बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो बस वो जमीन पे, दीवारों पे, पूजा घर में, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गोबर को लगाया जा सकता है, सब जगह लगा सकते हैं। फिर लकड़ी के ऊपर तेल, तो ये भी पर ईयर हम करते हैं, प्रति वर्ष। कौन सा तेल? वही जो तेल हमने पहले डिस्कस किए हैं, अलसी, नीम या फिर कैशूनट, काजू के छिलके का तेल। का तेल, फ्लैक्स,
नीम और कैशू नट। अब कभी कभी कोई डैमेजेस होती हैं, कोई चीज टकरा गई कहीं पे दीवार में या कहीं फ्लोर पे, तो कुछ डैमेजेस हो सकते हैं जो कि नॉर्मल किसी दूसरे जो कंक्रीट के घर होते हैं इनमें भी होता है कि कहीं कुछ जोर से रख दिया, कोई चीज टकरा गई तो डैमेज हो सकती है। तो वो डैमेज को कैसे रिपेयर करना है, तो अभी जो हमने प्लास्टर्स प्लान अभी तक डिस्कस किए हैं, जो कि हमारा नॉर्मल मिक्सचर ही है जिससे पूरा घर बना है। प्लास्टर उसी का एक थोड़ा सा परिष्कृत रूप है। तो उसी प्लास्टर को आप कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि कैसे बनाए। आपकी ही मिट्टी है या कोई भी मिट्टी ले लीजिए और उसमें वो एडिटिव्स जो हमने पहले बात की थी वो थोड़ा थोड़ा मिलाया, गुड़ का पानी, गोंद का पानी और मेथी का पानी, चूना, और अपना प्लास्टर तैयार हो गया। तो फिर कहीं पे कुछ डैमेज होता है तो उससे आप कभी भी रिपेयर कर सकते हैं। और ये अधिकतर जब ये तेल वेल लगाने का समय आता है तो उसी समय चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे कुछ डैमेज है क्या, कहीं पे कुछ रिपेयर करने की जरूरत है तो वो कर लीजिए। और फिर से रंगना तो ये भी 2-3 साल में नॉर्मली करते हैं लोग, जैसे बाकी बिल्डिंग्स पे करते हैं वैसे ही हमारी नेचुरल बिल्डिंग्स पे कर सकते हैं, एवरी 2-3 years। बट कई पेंट्स ज्यादा समय तक भी चलते हैं, जैसे मैं जो बता रहा था कि हमारी टीम भी जो वैदिक पेंट्स प्रोवाइड करती है, वैदिक प्लास्टर, वैदिक पेंट्स, तो उनकी लाइफ 7 years तक है। तो यदि कहीं पे जा रहा है या कम हो रहा है या फिर आपको कुछ रंग बदलने का मन है तो आप जब चाहे कर सकते हैं 2-3 वर्षों में। बट इसकी लाइफ अच्छी खासी है, 7 years तक चलता है, फिर उसके बाद फिर से लगा सकते हैं। और ये वैदिक पेंट भी पूरा गोमय, चूना, इन्हीं सब से मिलके बनता है। जिप्सम भी रहता है इसमें। तो ये है बिल्डिंग्स को संभालने के कुछ पॉइंट्स या कुछ तरीके। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? नो, हमने आया है। हाँ जीतू जी, मुझे लग रहा था वो आवाज जो आ रही है बीच बीच में वो जीतू जी के फोन में आ रही है। ओके, गुड। तो दैट इज इट फॉर नाउ। अभी हाँ, अभी के लिए तो पूरा हो गया। आगे कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी रिवाइज करना है तो बताना। ओके। और तुम्हारा कुछ पेंडिंग कोई क्वेश्चन हो या कुछ कमेंट हो तो बताओ, और नहीं तो अभी के लिए हम रोक सकते हैं फिर। नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है मुझे। तो एवरीथिंग इज कवर्ड। Looks like you understand natural building from a concept point of view. Yeah, it was good. Thank you very much, Anshu ji. धन्यवाद रंजना। फिर बात करते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एंड फिर वी विल कनेक्ट इन द पंचभूत परिवार लेटर। ओके, चलो, हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय सिया राम। बाय।